हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने कनेक्टर्स का पार्ट 22 डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में जो हम डिस्कस कर रहे थे वो बात थी हमारी कंडीशनल कनेक्टर्स की, यानी ऐसे कनेक्टर्स जो हमारे कंडीशनल क्लॉज को कनेक्ट करते हैं उसके मेन क्लॉज से। अब आपको दो क्लॉजेस के बारे में मैंने बताया था। एक क्लॉज होती है आपकी कंडीशनल क्लॉज और दूसरी होती है आपकी मेन क्लॉज, जिसके अंदर रिजल्ट होता है या आउटकम होता है। अब ये रिजल्ट और आउटकम किसका होगा? वो इस कंडीशनल क्लॉज का होगा। कहने का मतलब है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है या फुलफिल नहीं होती है, ऑल डिपेंड, राइट। ये भी अपने आप में एक कंडीशन है कि कंडीशन ट्रू होगी या नहीं होगी। तो अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा, अगर नहीं होती है तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा। यानी अगर ऐसी दो क्लॉजेज हैं जो एक रिजल्ट को कंटेन करती है या आप कहें आउटकम को कंटेन करती है, किसके? कंडीशनल क्लॉज के। तो उन दो क्लॉजेस को कनेक्ट करने के लिए जिन कनेक्टर्स की हमें जरूरत होती है उन्हें हम बोलते हैं कंडीशनल कनेक्टर। और मेनली ये हमारे क्या होते हैं? कंजंक्शन का काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम दो क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। सो लास्ट लेक्चर में हमने जो चर्चा की थी वो थी इफ को लेकर और अनलेस को लेकर, राइट। तो हमने बताया था इफ रियल सिचुएशन में किस तरीके से होगा, अनरियल सिचुएशन में कैसे आएगा, और बात करी थी अगर कोई सिचुएशन पास्ट में हो और अनरियल हो, यानी अगर हम भूतकाल की बात कर रहे हो और वो भी वास्तविक ना हो, तो हम किस तरीके से यूज करेंगे टेंस, हम कैसे यूज करेंगे, कहाँ पर हमें सिंपल टेंस रखना है, कहाँ पर फ्यूचर का यूज करना है, कहाँ पर सिंपल पास्ट और कहाँ पर पास्ट परफेक्ट यूज करना है, इसको लेकर भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने अनलेस को लेकर डिस्कस किया, जिसका मतलब होता है इफ नॉट। अनलेस ऐसी कंडीशन होती है, राइट। अनटिल और अनलेस में कंफ्यूज मत होइएगा। अनटिल का मतलब होता है टिल नॉट, यानी वह कार्य या वह कंडीशन तब तक पूरी नहीं होगी जब तक वह समय हो जाता है या नहीं होता है। इस तरीके से अनलेस और इफ में बस यही अंतर है। इफ के साथ अगर आप कंडीशन लिखेंगे और अनलेस के साथ आप इफ नॉट लगाकर कंडीशन लिखेंगे, राइट। सो आगे हम किन और कंडीशनल कनेक्टर्स को लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो एक और है हमारा सपोज और सपोजिंग दैट, उसके बाद इन केस और सो लॉन्ग एज, राइट। सो लॉन्ग एज यानी ऑन द कंडीशन दैट। तो सो लॉन्ग एज को हम ऑन द कंडीशन दैट के साथ भी पढ़ते हैं। अब हमने बात करी थी कि जो हमारे कंडीशनल कनेक्टर होते हैं ये सिंगल वर्ड भी होंगे और ये फ्रेजेस में भी होंगे, राइट। पर ये काम कर रहे होंगे दो क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट करने का। तो आज अपने लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं सपोज और सपोजिंग दैट से। तो सपोज और सपोजिंग दैट क्या होता है? तो आपने अपने डे टू डे कन्वर्सेशन में भी ये काफी बार बोला होगा कि सपोज करो ऐसा कुछ हो, यानी इमेजिन करो। अनरियल सिचुएशन के लिए भी आपने ये यूज करा होगा कि काश ऐसा हो जाए, सपोज ऐसा हो। लेट करने की जब आप बात करते हैं तो उन कंडीशंस में हम सपोज को और सपोजिंग दैट को यूज करते हैं। मीनिंग समझते हैं पहले सपोज और सपोजिंग दैट का मीनिंग क्या होता है। सपोज एंड सपोजिंग दैट आर यूज्ड टू इंट्रोड्यूस हाइपोथेटिकल सिचुएशन। जो हमारी हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है जो रियल नहीं होती है, इमेजनरी सिचुएशन होती है जो वास्तविक सिचुएशंस नहीं होती हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं सपोज और सपोजिंग दैट। दे प्ले अ क्रिटिकल रोल इन कंस्ट्रक्टिंग कंडीशनल सेंटेंसेस। तो जब भी आप कंडीशनल सेंटेंसेस यूज करोगे तो आप सपोज और सपोजिंग दैट को यूज कर सकते हो। जैसे आप इफ को यूज कर रहे थे, अनलेस को यूज कर रहे थे, सेम उसी तरीके से सपोज और सपोजिंग दैट को यूज कर सकते हो। Which discuss potential outcomes or scenarios that demand on the certain condition being met, right? Both suppose and supposing that are commonly suppose that और supposing that। that का मतलब है कि ये दोनों के साथ आएगा, suppose के साथ भी आएगा, supposing के साथ भी आएगा। are commonly used in the first conditional, यानी real possibilities के अंदर भी यूज हो सकता है, and second conditional लेस लाइकली और हाइपोथेटिकल पॉसिबिलिटीज, जो नहीं हो सकती और जो इमेजिनरी पॉसिबिलिटीज होती हैं, ऐसे सेंटेंसेस। यानी रियल पॉसिबिलिटीज में भी यूज कर सकते हो और आप हाइपोथेटिकल, यानी रियल पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अब आप अज्यूम कर सकते हो सपोज कल बारिश हो जाए और स्कूल कैंसिल हो जाए, इस तरीके से। अब हाइपोथेटिकल क्या होती है? सपोज। अब देखिए, अब बात करते हैं जो या तो हो नहीं सकता। सपोज मेरे पास दूर का देखने का विजन होता या फ्यूचर देखने की पावर होती तो मैं देख लेता कि आगे मैं क्या करने वाला हूं। इस तरीके से जो अनरियल है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जो वास्तविक में हकीकत में ना हो, लेकिन राइट उसको आप सोच सकते हो। सपोज इनफॉर्मल इंट्रोड्यूसेस अस, जो है हिपोथेटिकल, हमारी अगर बात करें सेंटेंस की हिपोथेटिकल सिनेरियो की बात करें,
उसको इंट्रोड्यूस करता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कनेक्टर्स को यूज करेंगे, तो कंडीशनल कनेक्टर्स को यूज करेंगे, तो वो जब भी उनके साथ जो क्लॉज होगी वो हमारी कंडीशनल क्लॉज होगी। जैसे सपोज यू फाउंड अ वॉलेट ऑन द स्ट्रीट, व्हाट वुड यू डू? तो वो पूछ रहा है अगर आपको वॉलेट मिलता है स्ट्रीट पे, मिलता, अभी मिला नहीं है, बात हो रही है अगर मिलता तो क्या होता, तो व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करते हैं? तो ये कंडीशन अभी देखिए ये हाइपोथेटिकल है, क्योंकि वास्तविक में वॉलेट नहीं मिला है, वो बस उसका रिएक्शन जानने के लिए पूछ रहा है कि अगर मिलता तो क्या करते हैं, राइट? सपोजिंग दैट, स्लाइटली मोर फॉर्मल, और ये ज्यादा मोर फॉर्मल हो जाता है, ऑल्सो इंट्रोड्यूस हाइपोथेटिकल सिनेरियो, यानी इमेजिनरी सिचुएशन की बात करेंगे और ये थोड़ा फॉर्मल वे में यूज करते हैं। सपोजिंग दैट यू गॉट अ फ्री टिकट टू पेरिस, अब बोल रहा है कि इमेजिन करो या सपोज करो कि आपको फ्री टिकट मिल जाए पेरिस जाने की, वुड यू गो, क्या आप जाओगे? तो मिली नहीं है, वास्तविक में उसके पास कोई टिकट नहीं है, बट वो उसका ओपिनियन जानने के लिए ऐसा उसने सिचुएशन या कंडीशन दिया। अब यूज करते हैं यूजेस ऑफ सपोज और सपोजिंग दैट का। तो पहला जो कॉमन यूज होता है वो होता है हिपोथेटिकल सिचुएशंस। तो हिपोथेटिकल सिचुएशंस में हम इनको किस तरीके से यूज करते हैं? कॉमनली यूज्ड इन फॉर्मल और कैजुअल स्पीच, तो जो आपकी फॉर्मल और कैजुअल स्पीच होती है वहां पर आप इनको यूज कर सकते हो। इट इंट्रोड्यूसेस हिपोथेटिकल सिचुएशन फॉर कंसिडरेशन, तो इसका मतलब है कि वो हिपोथेटिकल सिचुएशन को इंट्रोड्यूस करता है आगे के लिए कंसिडर करने के लिए, ध्यान में रखने के लिए। सपोज यू फाउंड यू हैड $1 million, बल्कि जो नहीं है, तो बोला गया कि अगर आपके पास $1 million होते, व्हाट वुड यू डू विद इट, तो उनके साथ आप क्या करते? तो अब ये रियलिटी में कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है, ही डोंट हैव $1 million, बट ये बोला गया कि अगर होते तो क्या करते? सपोज यू हैड $1 million, आपके पास $1 million रुपए होते, पैसा होता, डॉलर्स होते, नॉट रुपए, यहाँ बात हो रही है, डॉलर्स होते, तो आप क्या करते? व्हाट वुड यू डू विद इट, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ क्या करते? तो कंडीशन ये हिपोथेटिकल है। सो दिस सेंटेंस आस्क द लिसनर टू इमेजिन अ सिचुएशन, एग्जैक्टली बात यहाँ पर हो रही है इमेजिन करने के लिए। आप आंखें बंद करिए और महसूस करिए कि आपके पास $1 million पैसा होता तो आप क्या करते? राइट, वेयर दे हैव अ लार्ज सम ऑफ मनी एंड कंसिडर देयर एक्शन इन दैट सिनेरियो। तो जब भी आप एक्शन देखना चाहते हो किसी भी व्यक्ति का उस पर्टिकुलर थिंग के ऊपर या उस पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर, तब आप सपोज और सपोजिंग दैट का इस्तेमाल करते हो, राइट? और सपोजिंग दैट हमने बात करी, थोड़ा स्लाइटली मोर फॉर्मल देन सपोज, तो ये थोड़ा बस फॉर्मल हो जाता है, लेकिन वही है, हिपोथेटिकल नेचर है इसका भी। सपोजिंग दैट यू वर इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट, जो कि नहीं है, उसने बोला कि अगर आप प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट किए जाते, हाउ वुड यू चेंज द एजुकेशन सिस्टम, तो आप एजुकेशन सिस्टम को कैसे चेंज करते? सो दिस इनवाइट्स द लिसनर टू कंसीडर देयर एक्शंस इन स्पेसिफिक हाइपोथेटिकल रोल। तो बोला जाता है ना कि अगर आप ये होते, प्रधानमंत्री होते, मुख्यमंत्री होते, मिनिस्टर होते, तो आप क्या करते? तो इन रियलिटी नहीं है, बट वो एक हिपोथेटिकल है कि आपकी एक्शंस को जानना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर रोल में आप क्या करते हैं, व्हाट इज योर राइट, तो आपके जो कोर्स ऑफ एक्शंस क्या होते हैं वो जानना चाहते हैं, राइट? सो कंडीशनल सेंटेंसेस, these characters are instrumental in forming conditional sentences, especially the first and the second condition। तो first मतलब क्या कौन सी होती है? ट्रू, जो रियल पॉसिबिलिटी कंडीशंस को बोलते हैं, और सेकंड होती है हमारी इमेजिनरी कंडीशन। सपोज और सपोजिंग दैट कैन इंट्रोड्यूस अ रियल पॉसिबल फ्यूचर कंडीशन एंड इट्स प्रोबेबल रिजल्ट, यानी ऐसी सिचुएशन जो आगे हो सकती है और उसके प्रोबेबल रिजल्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। सपोज इट रेन्स टुमारो, अब बोला जा रहा है अगर कल बारिश होती है, विल यू स्टिल गो ऑन योर हाइक, क्या फिर भी तुम अपनी हाइक पे जाओगे? तो अब ये क्या है? ये पॉसिबल है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, इट ऑल डिपेंड्स, ये पॉसिबल है, तो इसको हम पूरी तरीके से हिपोथेटिकल नहीं कह सकते, राइट? और उसके ऊपर फिर इसका रिएक्शन जान रहा है, अगर कल बारिश होगी तो क्या आप जाओगे हाइक के लिए? अब सेकंड कंडीशन होती है जो अनरियल होती है और इम्प्रोबेबल पॉसिबिलिटी होती है, यानी वो हो ही नहीं सकती, उसका बस आप इमेजिन करते हो कि उसकी कोर्स ऑफ एक्शन में आप क्या करते हैं। सपोजिंग यू मेट अ फेमस सेलिब्रिटी, जो हो नहीं सकता है, राइट? व्हाट वुड यू आस्क देम, तो तुम उनसे क्या पूछते? इनवाइटिंग स्पेक्यूलेशंस, राइट, और डिस्कशन, तो जब भी आप स्पेक्यूलेशन और डिस्कशन को लेकर बात करें तो सपोजिंग दैट को इस्तेमाल कर सकते हो, कहां पर? बोथ कनेक्टर्स आर ग्रेट टूल्स फॉर स्पार्किंग डिस्कशन और इनवाइटिंग स्पेक्यूलेशंस। तो अब डिस्कशन और स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या है? कि कोई चीज नहीं हो रही है लेकिन फ्यूचर में हो सकती है। जैसे मान लीजिए अगर वाटर लेवल
राइट, अगर आप बात करें, अगर वर्ल्ड का क्लाइमेट जो है वो 5 डिग्री और बढ़ जाए आने वाले 10 सालों में, तो क्या हो सकता है, इसके इम्प्लीकेशंस अभी राइट नाउ नहीं है, लेकिन हम इस चीज के ऊपर सोच के बात कर सकते हैं। सी लेवल बढ़ेगा, कितना बढ़ सकता है, कौन सी सिटीज को खतरा है, कौन सी डूब सकती है, तो एक तरीके से डिस्कशन को ये हीट दे सकता है, इन्वाइट कर सकता है। दे इनकरेज पीपल टू थिंक क्रिएटिवली और कंसिडर अल्टरनेटिव्स। बिल्कुल यही बात है कि जब आप डिस्कशन में सपोजिंग दैट को कोई टॉपिक शुरू करते हो, इसके साथ कोई डिस्कस करते हो, तो ये आपकी क्रिएटिविटी को निकाल के लाता है, यानी कि आप कितना ज्यादा भिन्न सोच सकते हो, राइट, कितना डिफरेंट सोच सकते हो, क्या सोच सकते हो, क्या आपके व्यूज हो सकते हैं, इन सबको जानने के लिए सपोजिंग दैट का इस्तेमाल किया जाता है। राइट, सपोज यू कुड ट्रैवल बैक इन टाइम। तो अब बोला जा रहा है, अगर तुम भूतकाल में जाते तो क्या करते, वेयर वुड यू गो, या कहाँ जाते, राइट। तो इस तरीके से हम बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग सिनेरियोज में भी हेल्प करता है। इन प्रोफेशनल और एकेडमिक सेटिंग्स दीज कनेक्टर्स कैन इंट्रोड्यूस सिनेरियोज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइजेस। यानी अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग की बात करें, तो यहाँ पर भी हम यूज करते हैं सपोज और सपोजिंग दैट को। अब कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग में, अब एग्जांपल बहुत अच्छा दिया है कि सपोजिंग दैट द बजट इज कट बाय 20%, हाउ वुड यू प्रायोरिटाइज द प्रोजेक्ट। अब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है। मान लीजिए किसी चीज पे हमें कम पैसा खर्च करना है, और अभी हम एकदम उस पर पैसा कम देने की वजह या फिर उस पर कम खर्च करने की वजह पहले हम उस पर सोचें कि अगर हमने अपने बजट को 20% कम कर दिया तो उसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, उसके ऊपर प्रोजेक्ट को हम किस तरीके से लीड करेंगे, क्या हमारे साथ, क्या हम जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है, क्या हम उनको मीट कर पाएंगे, क्या हम उन्हें पूरा कर पाएंगे, राइट, जो भी हमारी नीड है, जरूरत है, उसको क्या पूरा कर पाएंगे, आगे क्या इस प्रोजेक्ट को हम चला पाएंगे। तो इन सबको सोचने के लिए एक मौका देता है, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए हमें जो है हेल्प करता है। एक प्रॉब्लम आ गई कि बजट को कम किया, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व किया, डिसीजन मेकिंग करा। तो जब हम ये देख लेंगे कि हाँ बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, हम अपने एक्स्ट्रा पैसा को बचा सकते हैं, एक्स्ट्रा रुपए को बचा सकते हैं, धन को बचा सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल हम इसको कट कर सकते हैं बजट को। तो इस तरीके से डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी हेल्प करता है, यानी उस तरीके के सेंटेंसेस में यूज होता है। स्टोरी टेलिंग और क्रिएटिव राइटिंग, देखिए सारी कहानी इमेजिन करने की है। सपोज और सपोजिंग दैट दोनों एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल में इमेजिन कराते हैं। तो आपको स्टोरी टेलिंग में लिख सकते हो, स्टोरी टेलिंग में लिख सकते हो, क्रिएटिव राइटिंग में लिख सकते हो, जस्ट आपको इमेजिन करना है। फिक्शन ऐसे ही तो लिखा जाता है, आपने जो राइटर्स देखे होंगे तो ये इसी तरीके से इमेजिन करते हैं और कुछ लिखते हैं। सपोज देयर वाज अ सिटी वेयर एवरीवन कुड फ्लाई, तो अब ये रियलिटी नहीं है, बस इमेजिन करा जा रहा है कि एक ऐसा शहर था जहां हर कोई उड़ सकता था, राइट, एज अ सॉफ्टनर इन क्वेश्चंस और रिक्वेस्ट। तो राइट, क्वेश्चंस और रिक्वेस्ट को थोड़ा सॉफ्ट वे में कहने के लिए, ज्यादा पोलाइट वे में कहने के लिए। सपोज आई आस्क यू टू लेंड मी योर कार फॉर अ डे, वुड दैट बी ओके। तो बोला जा रहा है कि क्या अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे अपनी कार एक दिन के लिए दे सकते हो, क्या आपके लिए ठीक है। तो ये थोड़ा मोर पोलाइट कर दिया इसने रिक्वेस्ट को, राइट। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सपोज और सपोजिंग दैट, उसके साथ फिर कंडीशनल क्लॉज आएगी, देन उसके बाद आपकी मीन क्लॉज आएगी, पहली बात, राइट। तो कंडीशन इंट्रोड्यूस बाय सपोज और सपोजिंग दैट, तो जब भी आप कंडीशन को इंट्रोड्यूस करोगे सपोज और सपोजिंग दैट के साथ करोगे, राइट। उसके बाद फिर आपकी मेन क्लॉज आएगी जिसके अंदर आउटकम या रिजल्ट होगा। तो फर्स्ट कंडीशन, अगर हमारी रियल पॉसिबिलिटी है तो क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था जब भी हमारी रियल सिनेरियोज होते हैं उसमें हम प्रेजेंट टेंस और फिर मेन क्लॉज में क्या यूज करते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस का। जैसे सपोज और सपोजिंग दैट, ये हमारा कंडीशनल कनेक्टर हो गया। उसके बाद हमारी प्रेजेंट सिंपल में क्या होगी, हमारी कंडीशनल क्लॉज। मैं इसमें लिख देता हूं कंडीशनल क्लॉज, कृपया करके ये नोट्स अपने जरूर बनाएं, राइट, इनको जरूर याद रखें, अपने पास रखें। कंडीशनल क्लॉज, राइट, और ये फ्यूचर सिंपल क्या हो गया आपका, मेन क्लॉज, राइट। इस तरीके से आप याद रखेंगे। सपोज यू विन द गेम, अगर आप गेम जीत जाते, व्हाट विल यू डू, तो आप क्या करते, राइट। सो हियर सपोज यू विन द गेम क्या है, ये कंडीशन है। अब ये हमने किस में यूज करी है, प्रेजेंट टेंस में। व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे, या फिर राइट, तो ये यानी अगर आप गेम जीतते हो तो आप क्या करोगे। तो ये फ्यूचर आउटकम बताने के लिए पूछा गया है। तो ये जब फ्यूचर आउटकम बताने के लिए पूछा गया है तो जरा आप ध्यान से देखिए, तो ये किस में है, फ्यूचर में, राइट। सेकेंड कंडीशन होती है अनरियल और इम्प्रोबेबल, यानी जो अनरियल होती है और इमेजिनरी होती है।
तो मैंने आपको बताया था कि इमेजिनरी को हम किस में लिखेंगे, पास्ट सिंपल में। ये हमारी क्या हो गई, कंडीशनल क्लॉज। और उसके बाद वुड यू, कुड यू, और उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आप क्या लिखेंगे, मेन वर्ब, मेन क्लॉज। इसके साथ क्या आएगी आपकी, मेन क्लॉज। सपोजिंग दैट यू न्यू द आंसर, सपोजिंग दैट बोल रहे कि अगर आपको आंसर पता होते तो क्या होता, व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करते। तो ये यू न्यू दैट, ये पास्ट की, ये अनरियल सिनेरियोस को बता रहा है, तो ये कंडीशनल क्लॉज हो गई। व्हाट वुड यू डू, तो ये हमारी मेन क्लॉज हो गई। इन्वर्जन, सपोज का इन्वर्जन भी हम कर सकते हैं। सपोज के बाद सब्जेक्ट आ गया, देन उसके बाद पास्ट सिंपल एंड वुड यू कुड बी प्लस बेस। तो इन्वर्जन आप किस में कर सकते हो, आप इन्वर्जन इसको ज्यादा फॉर्मल करने के लिए, सपोज ही वर लेट, सपोज ही वर लेट, तो यहाँ पर देखिए हमने इन्वर्जन लिख दिया, सब्जेक्ट लिया, देन उसके बाद लिख दिया सपोज, सपोज दैट नहीं लिखा, हमने लिख दिया सपोज ही वर लेट, वुड यू वेट फॉर हिम, क्या आप उसका इंतजार करते, राइट। यूज इन क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस में आप यूज कर सकते हो, सपोज यू फाउंड अ वॉलेट, वुड यू रिटर्न इट, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया मेन क्लॉज के अंदर। नेगेटिव फॉर्म में बिल्कुल, सपोज यू डिड नॉट पास द एग्जाम, अगर आप एग्जाम पास नहीं करते तो क्या होता, व्हाट वुड बी योर नेक्स्ट स्टेप, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता, तो इसको नेगेटिव में भी यूज कर सकते हैं, डू, डज, डिड और नॉट। तो डू डज कब लगाना है, जब आप रियल सेंटेंस की बात करो, रियल सिनेरियोस की बात करो, और डिड नॉट कब लगाना है, जब आप पास्ट को लेकर बात करें, राइट। आगे रूल्स और देख लेते हैं, सपोज और सपोजिंग दैट के साथ क्या क्या रूल है। अगर रियलिस्टिक की बात कर रहे हैं हम और लाइकली सिनेरियोस यानी फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, राइट। तो सब फर्स्ट कंडीशन के लिए आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखना होगा अपना कंडीशनल क्लॉज, राइट। और उसके बाद फ्यूचर सिंपल में आपका क्या होगा, मेन क्लॉज। सपोज इट रेन्स, तो ये हमारी क्या बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है। सपोज इट रेन्स, अगर बारिश होती है, वी विल कैंसिल द पिकनिक, तो हम पिकनिक को कैंसिल कर देंगे, राइट। ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगर हिपोथेटिकल कंडीशन की मैं बात करूं तो हम उसको पास्ट सिंपल में रखेंगे कंडीशनल क्लॉज को, और मेन क्लॉज के साथ हम वुड या वुड, कुड, शुड या राइट, वुड, राइट, कुड या माइट के साथ हम बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब को लिखेंगे, राइट। व्हाट वुड यू डू, राइट। इन्वर्जन इन फॉर्मल राइटिंग, तो इन्वर्जन के लिए सपोज, सपोज के बाद देन अगेन सब्जेक्ट, राइट, तो उसके साथ हम लिख सकते हैं इन्वर्जन के साथ, ये भी हम डिस्कस कर सकें। नेगेटिव के लिए मैंने बता दिया, डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट कब यूज करना है, जब डू और डज आप यूज करेंगे प्रेजेंट लाइकली सिचुएशंस के लिए, और डिड आप लिखेंगे पास्ट की जब बात कर रहे होंगे, डिड नॉट पास द एग्जाम, व्हाट वुड बी योर प्लान। इंटरोगेटिव फॉर्म, अब क्वेश्चंस बनाने के लिए इंटरोगेटिव फॉर्म होगा, तो मेन क्लॉज हमारा जो है वो क्वेश्चन करेगा, राइट। मेन क्लॉज क्वेश्चन करेगा। सपोज यू आर ऑफर्ड अ जॉब इन अनदर कंट्री, वुड यू एक्सेप्ट इट, तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करते। कंडीशनल नेचर, तो आपको कंडीशनल नेचर बता दिया, वो डिपेंड करता है कंडीशनल कैसा है, किसके ऊपर है, राइट। सपोज और सपोजिंग देन इंट्रोड्यूस अ कंडीशन दैट रेस्ट ऑफ द सेंटेंस डिपेंड ऑन, तो जिसके ऊपर पूरा सेंटेंस डिपेंड करता है, राइट। सपोज्ड टू के साथ कंफ्यूज नहीं होना, देखिए सपोज, सपोजिंग दैट विद सपोज टू, विच रेफर टू एक्सपेक्टेशंस और ऑब्लिगेशंस, तो ये हमारी एक्सपेक्टेशंस और ऑब्लिगेशंस को रेफर करता है। यू आर सपोज टू सबमिट द रिपोर्ट बाय फ्राइडे, यानी ये क्या है, ये एक्सपेक्टेशन है कि आपको जो है सबमिट, फ्राइडे तक रिपोर्ट को सबमिट करना, ऑब्लाइज्ड हो आप, राइट। नाउ आगे देखते हैं एग्जांपल्स। अब ठीक है, इसके एग्जांपल्स मैं आपको पढ़ूंगा, आप इसको समझिएगा, राइट। और ये इसके आगे डिस्क्रिप्शन दे दिया एग्जांपल का मतलब क्या है। आई होप अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे, तो हम बस एग्जांपल को पढ़ेंगे। सपोज यू विन द लॉटरी टुनाइट, अब ये रियल पॉसिबिलिटी, अगर आप लॉटरी जीत सकते हो, पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि जरूर पूरी होगी, बट हो भी सकती है। व्हाट विल यू डू विद द मनी, सपोज दैट supposing that the meeting finishes early, shall we go for dinner? Suppose you were stranded on a deserted island, would you survive? Supposing that you could travel anywhere in time, where would you go? Suppose we contacted them first, do you think they would be interested? Right? Suppose that you had the chance to redo one things in your life. Redo का मतलब दोबारा उसको वापस कर लेना. What would it be? Suppose you did not have to work. How would you spend your time? Supposing that the project does not receive approval, what's your backup plan? Right. Now अब हमने suppose और supposing that को डिस्कस कर लिया, अब हम बात करते हैं इन केस की.
देखिए इन केस जो होता है ये भी हम यूज करते हैं पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशंस और इवेंट को बताने के लिए, राइट? और ये भी हमारी कंडीशनल क्लॉज की तरह ही यूज होता है। सो इन कंडीशनल कनेक्टर की तरह यूज होता है। इन केस इज यूज टू रेफर टू टेकिंग एक्शन in preparation for a possible future situation or event, right? ये आगे के एक्शंस को लेकर बात करता है जो पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशन या इवेंट्स हो सकते हैं। इट्स ऑफन यूज्ड टू एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ डूइंग समथिंग एज अ प्रिकॉशन और टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक सिनेरियो दैट माइट अकर। यानी कहने का मतलब है कि एज अ प्रिकॉशन, राइट, प्रिकॉशन के तौर पर भी हम कुछ करने को प्लान करते हैं, उसके बारे में भी बताता है, और किसी स्पेसिफिक सिनेरियो को लेकर भी हम उस चीज को लेकर अगर कुछ तैयार कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं उसको लेकर भी हम इन केस को यूज करते हैं, right? The focus with in case is on being ready for something that could happen rather than on the likelihood to the event itself। यानी फोकस अब इन केस के ऊपर क्या बात होती है, इन केस को होता है कि हम कुछ चीज को तैयार कर रहे हैं यह मान के कि वो आगे चल के हो सकता है, ना कि यह सोचकर कि वो होगा या नहीं होगा, राइट? अब यूज देख लेते हैं और उसके बाद हम एग्जांपल्स के और साथ इसका और डीप मीनिंग समझते हैं। आगे एक्सप्रेसिंग प्रिकॉशन और प्रिपरेशन। तो जब भी आप प्रिकॉशन और प्रिपरेशन को एक्सप्रेस करो तो इन केस को कैसे यूज करोगे? इट इज यूज टू इंडिकेट दैट एन एक्शन इज डन टू प्रिपेयर फॉर अ पॉसिबल बट अनसर्टेन फ्यूचर सिचुएशन, राइट? इट इज यूज टू इंडिकेट। अब क्या हो रहा है, ये किस लिए यूज किया जाता है? इंडिकेट करने के लिए कि जो एक्शन है, राइट, वो प्रिपेयर किया जा रहा है फ्यूचर पॉसिबल या अनसर्टेनिटी या फ्यूचर सिचुएशन को लेकर। यानी चार्ज योर फोन इन केस वी नीड टू कॉल समवन लेटर। अब इसका मतलब है कि अपने फोन को चार्ज कर लो अगर हमें आगे चलकर या किसी को कॉल करने की जरूरत पड़ी तो ये फ्यूचर को लेकर प्लानिंग करी जा रही है, उसको लेके कोर्स ऑफ एक्शन किए जा रहे हैं, राइट? गिविंग एडवाइस और सजेशन। तो जब आप एडवाइस और सजेशन देते हो तब आप कैसे यूज करोगे? ऑफन यूज्ड इन एडवाइस और सजेशन एम्फसाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग प्रिपेयर्ड, राइट? सो ऑफन यूज्ड इन एडवाइस में भी यूज किया जाता है, सजेशंस में भी यूज किया जाता है। एम्फसाइज किसी बात को लेकर एम्फसाइज करना है, किसी की चीज की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करना है, उसके लिए भी यूज करोगे। ब्रिंग अ जैकेट इन केस इट गेट्स कोल्ड। तो जैकेट ले आओ साथ में अगर बाद में ठंड लगे तो, इन केस इट गेट्स कोल्ड। प्लानिंग फॉर कंटीजेंसीज, आगे कंटीजेंसीज के लिए प्लानिंग करना, जैसे कीप सम एक्स्ट्रा सप्लाईज इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। तो कोई इमरजेंसी हो सकती है, उसके लिए आप पहले से ही कुछ क्या रखो, सप्लाईज रखो, राइट? अब क्रिएटिंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, राइट? अगर स्ट्रक्चर देख लीजिए, इन केस, फिर पॉसिबल सिचुएशन, कंडीशनल सिचुएशन हो गई, देन उसके साथ मेन क्लॉज हो गया जिसके अंदर हमने एक्शन लिया। आई विल टेक एन अम्ब्रेला, तो ये आपकी मेन क्लॉज है क्योंकि इसके अंदर इन्होंने एक्शन लिया है। इन केस इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो, राइट? पास्ट टेंसेस के लिए शी टुक सम एक्स्ट्रा मनी इन केस द ट्रिप वाज मोर एक्सपेंसिव देन एक्सपेक्टेड। यानी वह कुछ एक्स्ट्रा पैसे ले गई थी कि द ट्रिप वाज मोर एक्सपेंसिव देन एक्सपेक्टेड, क्योंकि जो ट्रिप थी वो आगे चल के उसे लगा कि ज्यादा एक्सपेक्टेड हो सकती है, एक्सपेंसिव हो सकती है। इनफॉर्मल इंस्ट्रक्शंस और वार्निंग्स में भी हो सकता है। टेक्स्ट मी योर लोकेशन इन केस यू गेट लॉस्ट, अगर आप खो जाओ तो मेरे को अपनी लोकेशन टेक्स्ट कर देना, राइट? आगे टू जस्टिफाई एन एक्शन, और किसी एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए इन केस यूज कर सकते हैं। आई स्टडीड मोर चैप्टर्स इन केस द एग्जाम कवर्ड मोर मटेरियल, राइट? इन एक्सप्रेशन ऑफ कॉशन, तो कॉशन यानी सावधानी को लेकर को भी यूज होता है। ड्राइव केयरफुल इन केस द रोड्स आर स्लिपरी, राइट? अब स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर होता है कि इन केस के साथ आपकी कंडीशनल सेंटेंस आएगी, देन उसके बाद आपका मेन क्लॉज आएगा यानी मेन एक्शन आएगा, राइट? एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे इसको। तो पहले देखते हैं विद प्रेजेंट टेंस। इन केस, उसके बाद अगर आप कहते हैं प्रेजेंट टेंस तो आगे आपको जो भी लिखना है प्रेजेंट टेंस या सिंपल फ्यूचर या इंपैरेटिव वे में हो सकता है। टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स, तो ये इंपैरेटिव सेंटेंस हो गया यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने बात कर दी। पास्ट टेंस हो सकता है, पास्ट टेंस उसके साथ सिर्फ पास्ट ही आएगा। शी टुक अ मैप इन केस शी गॉट लॉस्ट, यानी वो मैप ले गई थी अगर खो जाती तो उसके लिए वो एक मैप लेके गई थी। नेगेटिव फॉर्म, तो इन केस प्लस नेगेटिव कंडीशन, राइट? तो यहाँ नेगेटिव वर्ड आ जाएगा, देन मेन एक्शन। डोंट गो आउटसाइड इन केस इट स्टार्ट्स टू स्ट्रॉन्ग, राइट? यूजिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मेन एक्शन, देन इन केस, देन कंडीशन। आई विल कीप माई फोन चार्ज, उसके बाद देखिए इन केस,
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब है कि एक से ज्यादा क्लॉज आ गया, इन केस वी नीड टू कॉन्टेक्ट ईच अदर, राइट, ईच अदर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन और स्पेक्यूलेशन, तो आप क्वेश्चन और स्पेक्यूलेशन करते हो तो आप मेन क्लॉज में क्वेश्चन डाल सकते हो। शुड आई ब्रिंग सम स्नैक्स इन केस वी गेट हंग्री। फ्रेज वेरिएशन, इन केस, अब देखिए इन केस ऑफ आ गया, अगर इन केस है तो याद रखेंगे इन केस है, सिर्फ इन केस, अगर इन केस है तो आपको क्या यूज करना है, इन केस के बाद एक क्लॉज आएगी पूरी की पूरी, इन केस ऑफ, ये प्रीपोजिशन है, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है, याद रखेंगे, और ये किसका काम कर रहा है, ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। और इसके साथ क्या आ जाएगा, इसके साथ नाउन या नाउन फ्रेज आएगा। आपको पता होना चाहिए अब कि प्रीपोजिशन के साथ नाउन या नाउन फ्रेज आता है, राइट। नाउन इवेंट प्लस मेन एक्शन, हैव अ प्लान इन केस ऑफ अ पावर आउटेज, राइट। रूल्स एसोसिएटेड विद इन केस के साथ क्या रूल्स है, प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, तो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को लेकर प्रिपरेशन कर सकते हैं, राइट। राइट, वर्ब टेंस कंसिस्टेंसी, ये आप रूल्स अभी हम डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रक्चर के अंदर ही। पोजीशन इन अ सेंटेंस, तो ये मिडिल में आ सकता है, राइट, और ये स्टार्ट में भी आ सकता है। मिडिल में मेनली यूज होता है और स्टार्ट में भी यूज हो सकता है, किसी भी सेंटेंस को हम कह सकते हैं। इन केस इट रेन्स ब्रिंग एन अम्ब्रेला, और ब्रिंग एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स। तो मिडिल ऑफ द सेंटेंस जब होगा जब आप मेन क्लॉज लिखेंगे, उसके बाद इन केस, राइट, देन उसके बाद आप कंडीशन रखेंगे, राइट। तो ये आप याद रखेंगे, इसके साथ आप कंडीशन रखेंगे। अगर आप पहले आपने इन केस यूज करा तो उसके साथ कंडीशन, देन उसके बाद आप मेन क्लॉज यूज रखेंगे, राइट। टेक योर एलर्जी मेडिकेशन इन केस यू ईट समथिंग यू आर एलर्जेटिक टू, राइट। नॉट इक्वलेंट इफ, ये इफ के इक्वलेंट नहीं होता है, याद रखिएगा। इफ इज यूज्ड फॉर कंडीशन दैट माइट कॉज समथिंग टू हैपन, तो हम ये रखते हैं कि कुछ आगे हो सकता है, लेकिन इनकेस प्रिकॉशन लेकर चलते कि हम मान के चलते कि ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए फिर हम सावधानी बरतते हैं, इसलिए हम इन केस को इफ के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। यूज इन केस ऑफ, अगर इन केस ऑफ यूज कर रहे हो तो आप उसके बाद नाउन और नाउन फ्रेज लिखोगे, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। I always keep a spare tire in the car in case I get a flat, right? Pack a raincoat in case it rains during your trip. Bring some snacks in case the meeting runs long. Leave early in case the traffic is bad. Please save your work frequently in case there is a system error. You know the emergency exists in case of a fire. I'm studying more tonight just in case the exam includes questions from the last chapter. Should I bring an umbrella in case it starts to rain? Now, अब so long as उसका मतलब होता है on the condition that, तो अब हम किसके डिस्कस करेंगे, so long as का लेकर, राइट। तो पहले समझ लेते हैं so long as का मतलब क्या होता है। देखिए so long as जो होता है वो हमारा कंडीशनल कनेक्टर होता है, और ये कंडीशन स्टेपुलेशन दैट मस्ट मेट फॉर समथिंग एल्स टू बी अकर और ट्रू, तो राइट, तो आगे कुछ ट्रू हो सकता है, कोई आगे वो चीजें संभावना है उसकी पूरी होने की, तो या आगे वो कथन सत्य हो सकता है, उसको लेकर भी हम जो है ऑन द कंडीशन दैट या फिर सो लॉन्ग एज को यूज करते हैं, राइट। इट सेट्स अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट और कंडीशन दैट इज नेसेसरी फॉर फॉलोइंग अ पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस टू बी एप्लीकेबल। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए, सेटिंग कंडीशंस और रिक्वायरमेंट्स, तो रिक्वायरमेंट्स या कंडीशंस को लेकर हम जो है यूज करते हैं सो लॉन्ग एज। यू कैन यूज द लैब सो लॉन्ग एज यू फॉलो द सेफ्टी गाइडलाइन। अब कंडीशन क्या है कि आप लैब को यूज कर सकते हो, कब तक यूज कर सकते हो, अब ये टाइम भी बता रहा है सो लॉन्ग एज। अब वो टाइम क्या है, वो एक टाइम, एक कंडीशन है कि उस लैब को आप तब तक यूज कर सकते हो जब तक आप सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हो, राइट। ये चीज आपको याद रखनी है। इन एग्रीमेंट और परमिशंस, तो एग्रीमेंट और परमिशंस में भी यूज कर सकते हैं। यू कैन स्टे आउट लेट सो लॉन्ग एज यू कॉल मी टू लेट मी नो वेयर यू आर, राइट। हाईलाइट स्टेपुलेशंस, तो स्टेपुलेशंस को कैसे हाईलाइट करो कि द प्रोजेक्ट विल बी सक्सेसफुल सो लॉन्ग एज एवरीवन मीट्स देयर डेडलाइंस,
राइट, इट एम्फेसाइजेस स्पेसिफिक राइट स्टेपुलेशन दैट मस्ट बी अडीर्ड टू, यानी उन स्टेपुलेशंस को पूरा करना है, राइट। अब देखिए इन वार्निंग और कॉशंस, तो आप वार्निंग और कॉशंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। यूज टू गिव वार्निंग और कॉशंस इंडिकेटिंग दैट अवॉइडिंग नेगेटिविटी आउटकम्स इज कंडीशनल अपॉन सर्टेन एक्शंस। तो जब भी आपको वार्निंग करना हो, किसी को सावधानी या चेतावनी देनी हो, तो आप यूज कर सकते हैं सो लॉन्ग एज द प्लांट्स विल थ्राइव सो लॉन्ग एज यू वाटर देम रेगुलरली, राइट। इन नेगोशिएशंस और कंपैरिजंस में कॉम्प्रोमिसेस में भी आप यूज कर सकते हैं। और सो लॉन्ग एज को आई एम विलिंग टू लोअर द प्राइस सो लॉन्ग एज यू एग्री टू बाय इन बल्क, यानी अब कंडीशन भी ये है कि वह, अब देखिए कॉम्प्रोमाइजेस में कैसे है कि मैं प्राइस कम करने को तैयार हूं अगर आप उसको बल्क में खरीदोगे तो, राइट। इन इंस्ट्रक्शनल और एडवाइजरी कॉन्टेक्स्ट यू विल डू वेल इन योर एग्जाम सो लॉन्ग एज यू स्टडी हार्ड एंड प्रिपेयर वेल। तो आप स्टडी अच्छे से मेहनत करोगे और उसको तैयार करोगे तो आप एग्जाम में अच्छा एक्सील कर पाओगे, राइट। टू इंडिकेट ड्यूरेशन और कंटिन्यूटी यू कैन एंजॉय गुड हेल्थ सो लॉन्ग एज यू मेंटेन अ बैलेंस डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट मेंटेन करते हो तो आप जो है अपनी हेल्थ, अच्छी हेल्थ एंजॉय कर सकते हो। तो ये क्या है, ये ड्यूरेशन और कंटिन्यूटी को भी बता रहा है कि इस कंडीशन, अगर कंडीशन फॉलो होगी तो ये जो आपका एक्शन है ये चलता रहेगा। सो लॉन्ग एज ऑन द कंडीशन दैट के साथ आपको कंडीशन देना है क्योंकि ये एक पूरा क्लॉज है, राइट। तो इसके साथ आपको कंडीशन देना है क्योंकि ये एक पूरी क्लॉज है, तो कंडीशनल क्लॉज आएगा, फिर उसके बाद आपका मेन एक्शन आएगा, राइट। जनरल यूज सो लॉन्ग एज ऑन द कंडीशन दैट, उसके बाद आप सिंपल प्रेजेंट, देन प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल आप जो लिख सकते हो एज पर द कॉन्टेक्स्ट वो आप लिखना। सो लॉन्ग एज यू स्टडी रेगुलरली, तो जब तक आप रेगुलरली पढ़ते रहोगे यू विल पास द एग्जाम, तो आप एग्जाम पास कर लोगे, राइट। नेगेटिव फॉर्म्स, तो डू और डज नॉट का यूज करना है आपको। सो लॉन्ग एज यू डू नॉट मिस एनी क्लासेस, जब तक आप अपनी क्लासेस नहीं मिस करोगे यू विल अंडरस्टैंड द कोर्स ऑफ मटेरियल, तो आप जो है कोर्स है उसका मटेरियल समझते रहोगे, राइट। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में यू कैन बोरो द कार सो लॉन्ग एज यू रिटर्न इट बाय 7 PM। इन क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस जो भी बनेंगे ना वो आपके मेन क्लॉज में बनेंगे। कैन आई गो टू द पार्टी सो लॉन्ग एज आई एम बैक बाय मिडनाइट। अब पास्ट टेंसेस में अगर आप यूज कर रहे हो पास्ट सेंटेंसेस तो सो लॉन्ग एज ये तो रहेगा ही रहेगा, आपके कंजंक्शंस तो रहेंगे। उसके बाद आप पास्ट सिंपल, और जब भी आप पास्ट यूज कर रहे हो कंडीशनल में तो उसके लिए पास्ट ही यूज होगा। सो लॉन्ग एज यू हैड कंप्लीटेड योर वर्क यू वर अलाउड टू लीव अर्ली, यू वर अलाउड टू लीव अर्ली। रूल्स क्या याद रखने, कंडीशनल रिलेशनशिप सो लॉन्ग एज टू एस्टैब्लिश कंडीशन मस्ट बी फॉर द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस टू बी वैलिड और ट्रू, यानी इसका मतलब है कि वो ट्रू और वैलिड कब तक रहेगी, जब तक कंडीशन वो ट्रू होती रहेगी, राइट। इट सेट्स अ क्लियर कंडीशन रिलेशनशिप बिटवीन द टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। कहने का मतलब है कि अगर कंडीशनल वाली क्लॉज आपकी फुलफिल हो रही है तो जो मेन क्लॉज के जो एक्शंस हैं या जो उसकी कंडीशन, जो उसका रिजल्ट है या आउटकम है वो ट्रू होता रहेगा। अप्रोप्रिएट वर्ब टेंस फॉर द करंट और फ्यूचर कंडीशंस यूज द प्रेजेंट टेंस, तो फ्यूचर और करंट कंडीशंस के लिए आपको प्रेजेंट टेंस यूज करना है और पास्ट कंडीशंस के लिए पास्ट टेंस यूज करना है। पोजीशन इज इन अ सेंटेंस, इसको स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हो और आप मिड में भी यूज कर सकते हो। अगर आप इसको स्टार्टिंग में यूज कर रहे हो तो सो लॉन्ग एज यू स्टडी हार्ड, यानी उसके बाद आपको क्या यूज करना पड़ेगा, कंडीशनल क्लॉज, देन उसके बाद आपको मेन क्लॉज यू विल डू वेल इन एग्जाम्स, राइट। और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में भी यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इनके एग्जांपल्स और देख लेते हैं। सो एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। दिस सेंटेंस सेट्स द, अब देखिए यू कैन बोरो माई लैपटॉप सो लॉन्ग एज यू रिटर्न इट बाय टुमारो, और ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। द टीनेट कैन यूज द गार्डन ऑन द कंडीशन दैट, अब सो लॉन्ग एज की लीजिए हमने क्या लिख दिया, ऑन द कंडीशन दैट, ऑन द कंडीशन दैट दे मेंटेन इट प्रॉपरली, तो जब तक वो उसको मेंटेन करते रहेंगे प्रॉपरली तो टेनेंट जो है वो गार्डन को यूज कर पाएंगे। यू शुड बी फाइन टू ट्रेवल सो लॉन्ग एज यू हैव ऑल योर डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर। यू कैन प्ले आउटसाइड सो लॉन्ग एज यू स्टे क्लोज टू द हाउस। आई एग्री टू द टर्म्स on the condition that the payment is made up front. Employees can work from home so long as their productivity levels remain high. अगर उनके प्रोडक्टिव जो लेवल है वो हाई होता रहेगा, मतलब हाई रहेगा, तो जो है एम्प्लॉय जो है अपना काम करते रहेंगे, राइट। अकेडमिक और एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी आप यूज कर सकते हो कंडीशनल। अब कंडीशनल क्वेश्चंस क्या हो गए, कैन आई एक्सटेंड माय वेकेशन एज लॉन्ग एज माय ऑल प्रोजेक्ट्स आर कंप्लीटेड ऑन टाइम सो लॉन्ग एज।
तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया सपोजिंग दैट, इन केस, सो लॉन्ग एज, और या फिर ऑन कंडीशन दैट। तो बाकी के जो हमारे अगर और कंडीशनल क्लॉजेस हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। इनको बस अच्छे से समझिएगा और इनकी प्रैक्टिस करिएगा। जितना ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा आपको ये आएगा और इजीली आप कंडीशंस बना सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, बस 2-4 रूल आपको याद रखने हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी आप इनको यूज करिए डेली बेसिस पे, रीडिंग्स में, न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स में, बस इन्हीं पे डिस्कस करते रहिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।